यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल गुगलीज फेंकेगा और मैं तैयार हूँ। यूपीएससी ने कहा तो नहीं था कि भाई मैं मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा। Ma'am, what can be the 5 मूल mantras? मूल मंत्राज बस यही ना, यही रील्स का माल चल रहा है। आई हैव सीन पीपल कैरिंग नोट्स टू चाय वाला शॉप्स, कहीं पे भी जा रहे हैं नोट्स साथ चल रहे हैं, उनके शरीर का हिस्सा बन गए हैं नोट्स। देयर आर पीपल who have aspirations of foreign trips, you know, having villas and Mercedes and Lamborghini. ऐसे लोगों को सिविल सर्विसेज देना चाहिए क्या? एक इनोवा मिलेगी या फिर एक सियाज मिलेगी, और वो भी सरकारी काम के लिए मिलेगी, पर्सनल के लिए अपनी खरीदनी पड़ेगी, और वो हम अक्सर सारे सरकारी लोग वैगनार ही खरीद पाते हैं। मैं शुरू से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, फर्स्ट से लेके 12th तक। तो मेरी आदत बन गई है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ, जो मेरे को परेशानियाँ रहती हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। गुड आफ्टरनून मैम, माय नेम इज़ जुल्फ़िकार। ऐसे मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। यदि शायद मैं नहीं पूछूंगा तो मैं सो नहीं पाऊंगा मैम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जोश टॉक्स के इस लाइव सेशन में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप सबका जोश देखते हैं, और वो कहते हैं ना, हम जहां बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। आप सभी के कमेंट्स और आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के हमें ऐसे मेल्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं, जिसमें हमें ये पता चला कि सब जोश टॉक्स में आके लाइव सेशन एंजॉय करना चाहते हैं। तो जोश ने सोचा क्यों ना इसको एक नया रूप दिया जाए। जो जोश टॉक्स का एक फॉर्मेट है, मोनोलॉग फॉर्मेट, उससे हट के एक लाइव सेशन आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाए। तो इसी श्रृंखला में आज आप सभी से हम मिलवाने वाले हैं आप सभी की फेवरेट मोस्ट पॉपुलर डॉक्टर तनु जैन को। स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से तनु मैम का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। और ये सारी ऑडियंस बस आपसे मिलने के लिए बेताब हो रही थी कि कब मैम आए, और फाइनली बहुत बहुत स्वागत है आपका जोश टॉक्स में, और स्टेज इज ऑल योर्स। Thank you so much. Thank you. So, hello friends. I am Dr. Tanu Jain, 2015 batch civil servant, now resigned. So, I have recently resigned my service to open institute for civil services, the Thastu Institute. And here this UPSC has become a kind of a rage in the society. You know, more and more young students are coming to serve the nation, they aspire to serve the nation. So definitely this service is one of the most coveted services. And what makes it coveted, we all know. The main problem lies how to reach it, and how to have the myths and the doubts, confusions around this exam to be broken. So this is one of my visions, that it should get demystified. This exam should get demystified. So let us start. I will like to address your questions more. Hello ma'am, my name is Swati Saraf. I'll be giving attempt in 2024. So as we can see, this time in prelims, the UPSC has changed its pattern, and as we are saying, the question has become more difficult or maybe more current affairs oriented. So, and probably the similar kind of thing could be seen in mains also, we don't know. So what should be our new approach or new method of preparation so that we can ace maximum questions? Yes. Swati Saraf. Swati. Yes ma'am. Very pertinent question, Swati. Please have your seat. अच्छा, किस किस बच्चे को ये वाला प्रीलिम्स बहुत मुश्किल लगा? Raise your hands. Raise your hands. बहुत मुश्किल था। अच्छा, मुश्किल हुआ तो क्या हुआ? कट ऑफ नीचे आ जाएगी? भाई मैं आजकल मुंबई में इंटरनेट पे देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा होप हल्ला मचा हुआ है एकदम। मतलब यूपीएससी ने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर दे दिया है, पता नहीं पैटर्न चेंज कर दिया है। ये यूपीएससी हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है। हम लोग कहते थे उसको मजाक में, अनप्रिडिक्टेबल पीएससी। इट हैज़ बीन अनप्रिडिक्टेबल एंड इट विल रिमेन अनप्रिडिक्टेबल। यही तो उसकी क्वालिटी है ना, वो सरप्राइजेस देता है और हमेशा देता है। जब वो पैटर्न चेंज कर देता है, कभी किसी टाइप के एक, मुझे याद है कि पहले लोग बोलते थे एंशिएंट मिडीवल मत पढ़ के जाओ, फिर एक बार उन्होंने 10-15 क्वेश्चन दे दिए, उस दिन के बाद से सब एंशिएंट मिडीवल बहुत पढ़ने लगे, है ना। तो ये क्या है? दिस इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ दिस एग्जाम एंड इट विल रिमेन सो। उसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा।
जैसे वो अब मैंने नहीं पता आप लोगों ने कभी वो वाले सर्वाइवल वाले वीडियोस देखे हैं कि नहीं देखे हैं डिस्कवरी पे। तो जब कोई सर्वाइवल वाले वीडियोस देखता है ना, तो वो उसके अंदर वो बताते हैं कि हर एग्जीजेंसी के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है भी। क्या पता यूपीएससी कल को कहे कि यार वो ये ना 10 और 15 नंबर वाले क्वेश्चंस नहीं, अब एक काम करते हैं 2-2 नंबर वाले 5-5 नंबर वाले कर देते हैं। किसी ने मना किया यूपीएससी को ऐसा ना करने के लिए? मेंस में कर सकता है ना। लेकिन अगर आपको लिखना आता है, अगर आपने तैयारी करी है और आप ओपन माइंडेड हैं, ओपन माइंडेड इन द सेंस कि आप लिख सकते हैं और आपको डर नहीं लगता, आपके अंदर वो करेज है कि भाई कुछ भी आएगा ना मैं डील कर लूंगी या कर लूंगा, मैं कर लूंगा। अगर आप में 4-5 चीजें हैं तो वो मेंस में कैसे क्वेश्चंस दे, 50 के दे दे, 100 के दे दे, 5 के दे दे, 2 के दे दे, वो पैटर्न को ऐसा करके उसके अंदर ही ट्रू फॉल्स दे दे, कुछ भी करे लेकिन आप कर पाएंगे। तो अभी प्रीलिम्स जो था ना, इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल और इट इज़ डिफिकल्ट, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी वैसे ही पूछेगा जैसे हमेशा से पूछते आ रहा है, क्योंकि हमने कर लिए कोचिंग सेंटर्स पे जाके मॉक टेस्ट्स, है ना। अब हम हो गए हैं एकदम मेंटली प्रिपेयर्ड कि क्वेश्चन तो ऐसे ही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, 1 ऑफ द अबव, 1 2 3 और 4, है ना, हम तो प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब हमें आइडिया ही नहीं था कि वो तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स कर देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इंटरनेट पे आपने देखा ना, एलिमिनेशन टेक्निक इज़ द गॉड, है ना। तो यूपीएससी ने कहा ये एलिमिनेशन टेक्निक को ही ख़त्म करो, ये क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ये यूपीएससी कहीं अपनी तरफ से उसको अनप्रिडिक्टेबल रखना पड़ेगा। अगर उसको करेजियस स्टूडेंट्स चाहिए, उसको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो हर सिचुएशन के अंदर अपने आप को अडेप्ट कर सकें। लेकिन बात ये कि आर वी रेडी इन आर माइंड टू बीइंग एन ऑफिसर? अगर यहाँ पे हमारा माइंडसेट सेट हो गया है सही, अगर आपकी तैयारी रट्टू तोते वाली नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, माइंडसेट बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग द व्हाट यू से एक्सपोजर बेस्ड, है ना, आपको एक्सपोजर है कि किस तरीके से पूछा जा सकता है या नहीं भी पूछा जा सकता तब भी मैं डील कर लूँगा, कॉन्फिडेंस होता है वो वाला ना, और वो आता है प्रिपरेशन से और माइंडसेट से। दोनों चीज़ें अगर आपकी सेट हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर मुश्किल देख के खुशी हो जानी चाहिए थी तुरंत कि वाह बहुत बढ़िया। देखो वहाँ पे पता है पेपर करते करते याद आता ये तो नहीं कर पाएंगे बाकी, है ना। तो आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है डर की बजाय, और वो क्यों हो रहा है? यू आर प्रिपेयर्ड कि यूपीएससी तो अनप्रिडिक्टेबल गुगलीज फेंकेगा और मैं तैयार हूँ, है ना। वो वाला जो कॉन्फिडेंस है वो ज़रूरी है, क्योंकि हम ऑफिसर बन के भी ये नहीं कह सकते कि ये तो भाई दुनिया बड़ी अनफेयर है, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है ना, वो नहीं कह सकते। सो डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम ज़रूर हुई है कि उनके जीएस के अंदर नंबर ठीक आ रहे हैं लेकिन सीसैट उनका क्लियर नहीं हो रहा। दिस इज़ प्रॉब्लम, दिस इज़ अ जेन्युइन प्रॉब्लम कि यहाँ पर बच्चे का अचानक से उसको ये एक चीज़ मिली कि उसका सडनली सीसैट बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन अगेन बात वही है कि यूपीएससी ने कहा तो नहीं था कि भाई मैं मुश्किल सवाल नहीं पूछूंगा। ये तो हमने मान लिया था, है ना। अब उन्होंने एक बार मुश्किल सवाल पूछ लिए हैं तो प्रिपेयर कर लेंगे, सब कर लेंगे, है ना। सो डोंट वरी अबाउट पेपर बीइंग डिफिकल्ट, प्रिपेयर योरसेल्फ। Ma'am, what can be the 5 Mool mantras for any of us who are just going to appear next year in 2024? मूल मंत्रास, बस यही ना, यही रील्स का माल चल रहा है। कोई 5 मूल मंत्र वैसे होते नहीं है, मैं आपको बताऊं, है ना। ये 5 के 10 हो जाएंगे अगर आप मुझसे 10 पूछ लोगे तो, है ना। लेकिन अगर ठीक है, अगर वी हैव टू फाइंड आउट 5 बेसिक क्वालिटीज, देन वी कैन से फर्स्टली इज एक्सपोजर, करेज एंड एक्सपोजर। करेज इन द सेंस थोड़ा कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, कितना मुश्किल बना लेंगे पेपर, या ऐसा क्या पूछ लेंगे। लोग तो सिलेक्ट होते ही है ना, हर साल सिलेक्ट होते हैं बच्चे, तो यानी सिलेक्शन तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि गेट्स बंद हैं, हमें वहां तक पहुंचना है ना। तो ये करेज अपने अंदर कि भाई मैं अगर पढ़ाई करूंगी या करूंगा, या मैं मेहनत करूंगा या करूंगी और सही तरीके से करेंगे तो पहुंचेंगे वहां पे, ये अपने अंदर एक करेज होना चाहिए। दूसरा, अब करेज तो है लेकिन साथ में अगर आपकी सही स्ट्रैटेजी नहीं है,
तो प्रॉब्लमेटिक है। सही स्ट्रैटेजी कैसे? Whatever is needed to be done should be done. It should be done. नींद आ रही है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, दोस्त की शादी है, या whatever. So there can be lot many things that are happening around, you know, each one of us. सबके लिए बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं लाइफ में, है ना? किसी के घर में कुछ फाइनेंशियल क्रंच है, किसी के यहाँ कोई बीमार है, किसी के यहाँ कुछ है, किसी के यहाँ सबके लिए अपनी अपनी चैलेंजेस हैं। अब उन चैलेंजेस के अंदर still what needs to be done is to be done, or to be done, it has to be done. अब उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि, मतलब मैं हमेशा बच्चों को ये बात ज़रूर बोलती हूँ कि यार बहुत अच्छा होता अगर हमारी प्रोफाइल भी पेपर के साथ लग के जाती, है ना? प्रोफाइल लग के जाती मतलब हमने प्रीलिम्स का पेपर दिया, MCQ शीट जो हमने OMR शीट भरी, वहीं पे पास में एक और वो भी भर के दे दिया कि भैया देखो मेरी मंथली इनकम तो इतनी है ना, मेरे घर में ये बीमार था, और जैसे एग्ज़ाम से पहले ना मुझे तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार आ गया था, इसीलिए मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर ऐसा जाता तो बहुत अलग होता चीज़ें, लेकिन अब इतना ऑब्जेक्टिव है कि उसको नहीं पता, एग्जामिनर को नहीं पता, आपकी मेंस शीट गई उसको नहीं पता कि आप छोटे स्कूल से पढ़े हो, बड़े स्कूल से पढ़े हो, आप गाँव से हो, आप शहर से हो, आप लड़का हो, आप लड़की हो, आप क्या आपका इनकम प्रोफाइल है, क्या आपके साथ हैपनिंग हुई कि मिस हैपनिंग हुई, नहीं पता उनको। वो सिर्फ आपका आंसर देख रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं, आंसर देख रहे हैं, मार्क्स दे रहे हैं। तो अगर आंसर में मार्क्स चाहिए तो लिखना पड़ेगा। 3 हो गए कि 2 हुए? 2 ही हुए। हाँ, मैं बता रही ना, बढ़ जाएंगे ये अगर 10 पूछ लोगे तो। इसके बाद थर्ड इज नॉट शाइंग अवे फ्रॉम द हार्ड वर्क। हम में से बहुत लोग हार्डवर्क करना चाहते हैं, हार्डवर्क को प्रेज करते हैं, और हमें पता है हार्डवर्क से निकलेगा, लेकिन जब हार्डवर्क करने लगते हैं तब पता नहीं कैसे ना वो होता नहीं है ना? एक भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमें पता है कि 8 घंटे पढ़ लेंगे, 9 घंटे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन बस वो 8-9 घंटे पढ़ते नहीं हैं, है ना? पढ़ते भी हैं तो किताब लेके घूमते हैं, उसके ऊपर फोकस नहीं रहता। lot of things that goes on in this thing. तो वो जो हार्ड वर्क करना है ना, एकदम ईमानदारी वाला करना है, एकदम ऑनेस्ट हार्ड वर्क हमें करना है। एंड फोर्थ, अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं साथ में लेकिन दिमाग बंद नहीं करना, स्मार्ट वर्क भी करना है। दुनिया इतना सारा काम आपके लिए करके दे रही है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब नोट्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। यूटिलाइज दैट। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड लॉट ऑफ थिंग्स ईजियर, यूज़ दैट टेक्नोलॉजी टू योर बेनिफिट, है ना? मतलब फ़ोन का इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करने से भी अच्छा एक और कई उपयोग हैं, जैसे हम उसमें क्वेश्चंस देख सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसका टेक्नोलॉजी का राइट यूज़। एंड फिफ्थ, having that confidence in, you know, overall world or universe, that if you are good intentioned and if you are aspiring for something good, world will help you, universe will help you, I think. और बताऊं क्या? नहीं चलेगा? Good afternoon, ma'am. Good I am afternoon. Srishti. Ma'am, as you said in your previous talks, you cleared your prelims with just a preparation of 2-3 months, right? तो मैम इतना क्या कंसाइज पढ़ा आपने कि इतनी जल्दी, क्योंकि मैम प्रीलिम्स फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, तो और कहते हैं कि स्टार्टिंग NCERT से करो, देन स्टैंडर्ड बुक्स से, तो इतनी जल्दी तो ये हो नहीं सकता। एंड अलॉन्ग विद डेट मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि हम आंसर राइटिंग कहते हैं कि प्रीलिम्स के साथ ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? मतलब स्टार्टिंग में तो हम बहुत ही बकवास आंसर लिखते हैं, तो उसको कैसे इम्प्रूव करें? Okay, so these are 2 questions. Please sit. So in my 2 and 3 months जो मुझे उस वक्त प्रीलिम्स के लिए मिले थे, मैंने बहुत बेसिक किताबें पढ़ी थी। अगर मैं बताऊं तो मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और उस वक्त पे श्री राम के इकोनॉमी के नोट्स चला करते थे, वो पढ़े थे। एनवायरनमेंट के लिए शंकर के नोट्स आते थे, बुक नहीं थी तब, है ना, तो वो पढ़े थे। और करंट अफेयर्स के लिए मुझे अब याद नहीं है किसके नोट्स थे, लेकिन कई ऐसी बहुत सारे नोट्स मार्केट में जो चला करते थे, तो 2 नोट्स वो पढ़े थे लगभग। और कोई और सब्जेक्ट रह गया, साइंस टेक मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं खुद ही डॉक्टर थी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने PCMB से किया है अपना 11th-12th, तो इसीलिए मुझे CSAT भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो भी मेरा वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा स्कोर आ गया था। और उस साल मुझे याद है फर्स्ट प्रीलिम्स में ना CSAT के नंबर जुड़ते थे,
है ना। तो वहाँ पे ही मेरे मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे, 170 के अराउंड, वह तभी वहीं पे ही बन गए थे। तो जब इतने बन गए थे तो फिर मुझे ना जीएस के अंदर बहुत सपोर्ट मिल गया सीसैट से। तो इस कारण से मुझे लगता है कि क्लियर हुआ। लेकिन वैसे इसके अलावा भी एक रीज़न मैं आपको और बताती हूँ। आपने अगर इस बात को नोटिस किया हो कि जो लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं ना, फिर वो हर बार करते हैं, है ना। देयर इज़ अ साइकिल टू इट और अ पैटर्न टू इट, एंड द रीज़न इज़ एक एबिलिटी होती है जिसे कह सकते हैं इंट्यूटिव एबिलिटी टू डिसाइफर द आंसर थ्रू लॉजिक। अभी हम लोगों को ना इतना ट्रेन कर दिया है ना इन्फॉर्मेशन ढूंढने पे। जैसे इस साल के क्वेश्चन पेपर में भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिक से सॉल्व हो रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम है कि अब हम लोगों ने इतना ट्रेंड है हम लोग के इन्फॉर्मेशन के ढूंढने के बिना हम लोग लॉजिक लगाते ही नहीं है ना। अब लॉजिक लगाते नहीं तो लॉजिक से आंसर्स भी नहीं मिलते। हमें लगता है अरे तो पढ़ा ही नहीं हमने। तो जब पढ़ा मतलब आप समझ रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी दैट डेवलप्स ओवर टाइम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन एमसीक्यूज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कितना भी पढ़ ले लेकिन एमसीक्यूज में पता नहीं कैसे कुछ तो इमारत हिल सी जाती है कि मतलब समझ नहीं आ पाता। सेकंड क्वेश्चन जो है कि राइटिंग प्रैक्टिस कब स्टार्ट करनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करनी चाहिए। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आंसर्स लिखने चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, जब हम शुरुआत के आंसर्स लिखेंगे तो दे विल नॉट बी गुड, they will not be good, but at least you wrote something, and when you will write something you will know कि it is not good, तभी पता चलेगा ना। और जब आपको पता चलेगा तो आप improve करोगे, first, second, third, fifth, and I always say to my students, never show me an answer until and unless you have written 100 answers first. I will evaluate your answers, but 100th and फर्स्ट आंसर आई विल इवैल्यूएट। पहले 100 आंसर लिखो ना, उस खुद को भी जज मत करो, किसी से जज भी मत करवाओ, है ना। पहले 100 आंसर्स लिखो। जब 100 लिख लोगे ना उसके बाद पहली चीज़ तो है ना इनहिबिशन ही खत्म हो गया आपका लिखने का। फिर हम बात करेंगे टेक्निक्स पे, है ना। वो क्या कहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, इसमें डेटा चाहिए, इसमें फ्लो चार्ट चाहिए, इसमें ये चाहिए। पहले अपने लिखने की इनहिबिशन ख़त्म करो, स्पीड में लिखना स्टार्ट करो। अपनी थॉट प्रोसेस, जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको थिंकिंग में और राइटिंग में बहुत अंतर आ जाता है, अगर आपने देखा हो, है ना। आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सोचते बहुत बढ़िया हैं लेकिन जैसे ही वो पन्ने पे लिखेंगे कुछ आइडियाज़ दिमाग में ही रह जाएंगे, वो शब्दों में कभी आ ही नहीं पाएंगे, है ना। आप उनके आंसर्स पढ़ोगे, आपको अरे नहीं नहीं यार ये बात थोड़ी ना हुई थी। वो यू कैन सी द डिफरेंस, एंड द डिफरेंस इज क्योंकि इस प्रोसेस को दिमाग से पेपर पे लाने वाली प्रोसेस में भी को डेवलप होने में भी समय लगता है। सो दैट इज व्हाई यू शुड स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एज सून एज पॉसिबल। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। I am Abhipsha Shekhawat. So my question is that for the people who are doing undergraduation, उनके लिए anyways environment में बहुत positive acceptance और approach है, और there's optimism vibe कि हाँ they have advantage when they are preparing. But people who are working, उस साइड ऑफ इन्वायरमेंट अभी तक आई गेस या तो बिल्ड नहीं हुआ है, और आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट कि हाउ दे हैव एडवांटेज when it comes to preparation, like what makes their personality better, or what are the qualities they also have like which makes them in an environment, then they can also relate ki okay whether we are working it's okay but we also have the equivalent or the sufficient chance. Oh, definitely. Working professionals are at an edge. Firstly, most importantly, you people have a backup plan. Ask a student who has been in preparation of UPSC, spent 3, 4, 5 years and gone nowhere. Ask that person कि उस बच्चे का क्या है, अब उसके पास कहीं जाने को नहीं है ना। जैसे मैं अक्सर अपने एक दोस्त की कहानी बताती हूँ कि सपोजिडली माना उसको कि एक IIT से एक बच्चा निकला, 1 लाख रुपए उसे मिल रहे थे प्लेसमेंट में, है ना। उसको बड़ी अच्छी एकदम कंप्यूटर साइंस टॉपर टाइप्स 1 लाख रुपए उसे प्लेसमेंट पे मिल रहे थे कंपनी से, लेकिन उसने नहीं लिया। उसने कहा नहीं मैं तो UPSC प्रिपेयर करूँगा। 1 साल उसने आया यहाँ पे, पढ़ाई करी, तैयारी करी, कोचिंग करी, 1 साल की तैयारी, फिर अगले साल एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, फिर उसके अगले साल एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ। सपोजिटली 3 या 4 साल में उसका नहीं हुआ। 4 अटेम्प्ट मतलब 5 साल,
अब 5 साल बाद वो बच्चा अगर इंडस्ट्री में वापस जाता है, उसको कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता, उसको कहते हैं कि अरे आपने क्या किया। और ये बच्चा वो है जिसने पहले सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ी थी और इन 5 सालों में उसने हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, उसकी नॉलेज की कोई अताह नहीं है। उसने इतना सब कुछ पढ़ लिया है और उसके बाद भी उसको राइटिंग स्किल्स भी आते हैं, उसे एमसीक्यूज भी आते हैं, उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप हुई है। लेकिन इतना सब पा लेने के बाद, इतना सब इम्प्रूवमेंट होने के बाद अब उसे मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता। मार्केट क्या कहता है, 30,000 में आ जाओ। 1 लाख उसे मिल रहे थे 6 साल पहले, 5 साल पहले, और अब कहता है 30,000 में आ जाओ एज अ कंटेंट राइटर, एज अ दिस। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पहला उस बच्चे को स्ट्रेस था कि जब वो तैयारी भी कर रहा था कि मेरे पास बैकअप प्लान नहीं है। दूसरा, मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है हमारी पढ़ाई की। उसका कोई क्या कहना चाहिए, उसका डिग्री नहीं है ना हमारे हाथ में, या कुछ है नहीं दिखाने को, सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है दिखाने को कि हमने तो यूपीएससी की तैयारी करी, हमें हिस्ट्री पॉलिटी आती है, इकोनॉमी आती है, नहीं है कुछ दिखाने को। लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक बैकअप प्लान है। दूसरा, फाइनेंशियली आप डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, तो आपको किसी से कोई टेस्ट सीरीज लेते समय सोचने की ज़रूरत नहीं है लूँ नहीं लूँ। आप खुद कमा रहे हैं, आप ले सकते हैं जो आपको एडिशनल लेना है। थर्ड, बाय एंड चांस नहीं भी होता तो दुनिया नहीं टूटेगी, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा यार कुछ कोशिश करी थी नहीं हुआ, यहाँ पर तो है ही, है ना। इसके अलावा इंटरव्यू में जब आप जाएंगे आपको रियलाइज़ होगा वर्किंग प्रोफेशनल्स आर लुक्ड ऑन एज वेरी एज वैल्यूएबल, क्योंकि वो बच्चे वो हैं जिन्होंने तैयारी के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रखा है। बहुत इज्जत होती है। सोचो ना, अगर एक कैंडिडेट आया आपके पास इंटरव्यू में, आप इंटरव्यूअर्स हैं, मैं नहीं हूँ, आप हैं। एक बच्चा आया, एक बच्चे ने कहा कि भाई मैंने तो 2019 में ग्रेजुएशन करी थी, तब से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और अब मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। दूसरा बच्चा है, उसने कहा मैंने भी 2019 में ग्रेजुएशन करी थी, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अभी मैं 2 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मेरे को 70,000 रुपये महीना मिलता है या 60,000 रुपये महीना मिलता है। अब आप इंटरव्यूअर हैं, दोनों के सेम कॉम्पिटेंस है, किसको लेना पसंद करेंगे? समबडी विद एक्सपीरियंस। एक तो उसके पास डिग्री एक्स्ट्रा है ना, डिग्री भी छोड़ दो, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो ऑलरेडी कमा रहा है, यानी वो व्यक्ति जिसको एक प्राइवेट फर्म 70,000 दे सकती है, यानी वो इतना लायक तो है कि सरकार भी दे सकती है। उसकी लायकता भी चेक हो गई, उसमें डेडिकेशन है ये भी चेक हो गया कि वो सर्विस करते करते भी पढ़ रहा था। तो बहुत सारी क्वालिटीज ऑलरेडी चेकड हैं, वो चेक करने की इंटरव्यू बोर्ड को जरूरत ही नहीं है। तो वर्किंग प्रोफेशनल, और एक और बात, लास्ट एक एडवांटेज वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, जब व्यक्ति बच्चा राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर आ जाता है ना, उसके बाद पढ़ाई की कोशिश बहुत करता है, करता बहुत कम है है ना। कोशिश बहुत चलती है। कोशिश कैसे? आई हैव सीन पीपल कैरिंग नोट्स टू चाय वाला शॉप्स, है ना, देखा ऐसे, है ना। चाय वाले पे भी जा रहे हैं तो वो नोट्स हाथ में है, नोट्स नहीं छूटेंगे कहीं पर भी। छत पे जा रहे हैं, सड़क पे ट्रैवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो, कहीं पे भी जा रहे हैं, नोट्स साथ चल रहे हैं, है ना। उनके शरीर का हिस्सा बन गए हैं नोट्स। अब वो अब नोट्स कहीं नहीं जाते, लेकिन उनसे बिठा के उनसे पूछ लिया जाए ना अगर कि बच्चे ये बताओ इसमें से कितने टॉपिक हो गए, तो आधे बच्चे कहेंगे हाँ बस अब खोली थी, अभी भी खोली थी क्योंकि टॉपिक पे काम नहीं हो रहा है, वो वजन ज़्यादा है ना, पढ़ाई का वजन ज़्यादा लिए घूम रहे हैं। अब वर्किंग प्रोफेशनल को तो मिलते ही तो 3, 4, 5 घंटे है ना, और वीकेंड्स मिलते हैं, तो अब उसको पता है मेरे को तो जितना पढ़ना है नहीं 3 घंटे 4 घंटे में पढ़ना है, तो फोकस वो लूज कर ही नहीं सकता। तो वो जितने फोकस से पढ़ लेता है, कई बार पूरी छुट्टी लेके तैयारी करने वाला भी नहीं पढ़ पाता। आई थिंक इट्स आंसर्ड। माय नेम इज़ राधिका। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि गाइड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट एंड द इफेक्टिव वे टू कवर द सेम। Okay, so optional subject is very important because for 1000 marks of GS you study so much, so many subjects, and optional is 500 marks.
तो उसके अंदर अगर आप अच्छे से चूज़ कर ले तो उसमें बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं और आपका सिलेक्शन का एक क्या कहना चाहिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेचर एक बच्चा ले सकता है बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शनल. हाउ टू चूज़? फर्स्टली इंटरेस्ट, whether you have interest in the subject or not. Secondly, your competence. Your competence means whether the competence of subject and your competence aligns. Supposedly, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है ना, और आपने ले लिया इंग्लिश लिटरेचर. आपसे सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं होता, स्पेलिंग्स गलत होती हैं, आपने ले लिया कोई ऐसा ऑप्शनल जो कि जिसमें बहुत लिखना पड़ता है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, ये सब ले लिए, प्रॉब्लम आएगी. लेकिन आप मैथ्स में भी अच्छे हो, आपने ले लिया मैथ्स, अब लिखना ही नहीं उसमें ज़्यादा, तो मैच हो गई. तो वहाँ पे आपकी वीकनेस नहीं उभर के आई और आपको मैच हो गया. तो आपकी कॉम्पिटेंस क्या है? क्या आपको इंटरेस्ट है? दूसरा, क्या आप उसके लिए कॉम्पिटेंट हैं? क्या वो वाली अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर है? और तीसरा, अगर ये सब है तो उसके बाद PYQs ज़रूर देखें, उसका सिलेबस ज़रूर देखें. अगर आपके पास टाइम है तो आप लेंदी सिलेबस भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है तो लेंदी वाला भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. जैसे लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी को बहुत लेंदी बताते हैं, तो अगर आपका इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है तो लो ना, कोई बात नहीं. लेंदी है तो क्या हुआ, पढ़ने में उतना मुश्किल नहीं आएगी इफ़ यू हैव इंटरेस्ट. बट इफ़ यू हैव इंटरेस्ट एंड इफ़ द ऑप्शनल इज़ शॉर्ट ऑल्सो, बेनिफिशियल, कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, है ना. सो ऑल दिस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दैट यू विल हैव टू डू इन योर माइंड. एंड वंस यू रीच एट समथिंग, डेफिनेटली चूज ऑप्शनल वाइजली, एंड वंस चोजन, ट्रस्ट इट. हेलो मैम, आई एम लिली. मेरा एक जनरल क्वेश्चन है. रिसेंटली मैंने अभी ग्रेजुएशन फिनिश किया है अपना. तो स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा कई बार बहुत कन्फ्यूजन आता है, बिकॉज हमारे पास मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज अ करियर ऑप्शन चूज़ करने के लिए. और उस टाइम फिर हमें बोला जाता है कि हमें अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये भी इजी नहीं होता है कि हम अपना पैशन उस टाइम पर फाइंड कर पाए कि वाकई हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है. तो वो जो कन्फ्यूजन होता है, छोटा कन्फ्यूजन, वो बहुत एक डिज़ास्टर फॉर्म ले लेता है और फिर उससे हमारी एफिशिएंसी को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और वो सब कुछ बहुत बेकार हो जाता है. तो उससे कैसे डील करें, ओवरकम करें उस फियर से, कन्फ्यूजन? उस कन्फ्यूजन से कैसे डील करें? क्लैरिटी लाके, जैसे सबसे पहले आप देखें व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव, व्हाट सूट्स यू. सो देयर आर पीपल who have aspirations of maybe foreign trips, having villas and Mercedes and Lamborghini or whatever and what not. ऐसे लोगों को सिविल सर्विसेज देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए ना. लॉजिक बेसिक कि भाई सरकार में नहीं मिलेगी ये सब, है ना. एक इनोवा मिलेगी या फिर एक सियाज मिलेगी और उसके आगे नहीं मिलेगी, और वो भी सरकारी काम के लिए मिलेगी, पर्सनल के लिए अपनी खरीदनी पड़ेगी. और वो हम अक्सर सारे सरकारी लोग वैगनारी खरीद पाते हैं, ठीक है. तो वही मिलेगी स्टार्टिंग में, सरकारी घर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बहुत बढ़िया लोकेशन मिलेगी, लेकिन बहुत सुंदर नहीं मिलेगा, ठीक है. बाद में रिटायरमेंट तक अपना एक घर आप बना लोगे, दिस इज़ द ट्रुथ, है ना. लेकिन काम बहुत अच्छा करने मिलेगा. काम ऐसे बढ़िया बढ़िया करेंगे आप कि 17,000 करोड़ की फाइल पास कर रहे हैं. क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, पास वो कर रहे हैं, ठीक है. समझ रहे हैं बात? तो अगर आपके एस्पिरेशंस बहुत हाई फाई वैसे वाले हैं, लग्जूरियस टाइप के, देन यू शुड नॉट गिव सिविल सर्विसेज. क्योंकि सिविल सर्विसेज में आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ओह, यहाँ तो वैगनार से चलना पड़ता है, इनोवा से चलना पड़ता है, लेकिन मेरे सपने तो लंबोर्गिनी थे. फिर क्या करेंगे? इंटीग्रिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगेंगे. दैट्स द प्रॉब्लम, है ना. दुखी भी रहेंगे, इंटीग्रिटी से भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और कल को पकड़े गए तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा. तो क्यों इस रास्ते जाना है? प्राइवेट के बहुत अच्छे रास्ते हैं, है ना. टू गो देयर, इफ़ यू हैव हाई विजन, यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, देन ऑफ कोर्स सिविल सर्विसेज इज़ द वे फॉर यू. तो ये आपके मन में अगर अपनी एस्पिरेशंस को लेके क्लैरिटी है कि मुझे क्या चाहिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा अपना करियर पाथ चुनना. इज इट?
हेलो मैम, मेरा नाम है प्रतीक सहाय। सो मेरा सवाल आपसे ये है मैम कि देखो क्या है कि एस्पिरेशंस के बेसिस पे हमारी ज़िंदगी के जो सपने होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं और अपग्रेड होते रहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अभी टॉप 3 लिस्ट में अगर कोई सपने हैं तो वो क्या है? टॉप 3 है जो अभी अभी आप करना चाहते हैं अचीव, वो क्या रहेंगे बताइए? मेरे एस्पिरेशंस और सपने, ऑफ कोर्स बहुत बड़ा डिसीजन लिया है मैंने अपनी लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब से क्विट करा है और एक सिविल सर्विसेज का इंस्टीट्यूट खोला है, तथास्तु, विद द विजन ऑफ इंटीग्रेटिंग द इनफॉर्मल एजुकेशन विद फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब डिग्रीज, डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट्स जो मार्केट में रिकॉग्नाइज्ड हैं, और दूसरी इनफॉर्मल एजुकेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी है, कोचिंग, तैयारी, गाइडेंस जिसे कहते हैं ना। तो इन दोनों को इंटीग्रेट करा जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चा कोचिंग ले रहा है ज्ञान तो ले ही रहा है ना, और जितना ज़्यादा वो कोचिंग में ज्ञान ले रहा है, कोचिंग में क्यों डेडिकेटेड है, उसे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो इतना ज़्यादा एक बीए का या एमए का बच्चा नहीं पढ़ रहा जितना ज़्यादा कोचिंग का बच्चा पढ़ रहा है। So I have this vision to integrate this, and so that is why I launched Tathastu. Tathastu is where we are integrating in the sense that student will get coaching, at the same time they will get degree. So if a student comes after 12th, so they can do graduation along with preparing for civil services examination. If they come after graduation, they can continue doing their PG in this MA administration. At the same time, they will get coached for civil services examination. And I don't want to keep it to myself. I want everybody in the industry to follow. Let everybody give this. If any other coaching institute, teacher wants some help in how to do it, I will help. No problem. I want that everybody who is studying should get recognized. This is my number one vision. And second is, if possible, I will like to, be a good mother to my 2-year-old. This is my second vision. And third, be a happy person. So even in this market of, this, cross competition and too much marketing, endless marketing and too much commercialization, my vision is to, somehow keep the ethos of a good person or a good teacher alive. So these are my 3 visions. Let's see how much, I am able to fulfill. नमस्ते मैम, दिस साइड नीलेश ठाक। मैं शुरू से हॉस्टल में पढ़ा हूँ, फर्स्ट से लेके 12th तक। तो मेरी आदत बन गई है कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाता हूँ जो मेरे को परेशानियाँ रहती हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन्हें कभी-कभी मुझे ये लगता है कि बताना चाहिए, नहीं भी बताना चाहिए। और फिर मेरे पेरेंट्स थोड़े गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, तो वो ऐसा समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी ईज़ी होती हैं, लेकिन जब करते हैं हम तो हमें बहुत टफ लगती हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं बता पाते हैं और वो भी हमें समझ नहीं पाते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करता है। अब तक हम हॉस्टल में पढ़े तो हॉस्टल से सपोर्ट मिलता रहा, तो इस वजह से हम सब कुछ करते आए अब तक, लेकिन अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज़ें हम समझा नहीं पा रहे हैं घर वाले को। ओके, जो आपका क्वेश्चन है, द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड अस। बात सही है, जनरेशनल गैप है। वो जिस तरीके से सोचते हैं हम उस तरह से नहीं सोचते, और हम जिस तरह से सोचते हैं वो उस तरह से नहीं सोचते। गलत वो भी नहीं है, गलत हम भी नहीं हैं। हमें हमारे से सर्कमस्टांसेस डिक्टेट कर रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है यार ये तो करना पड़ेगा ना। अब अगर 4 लोग घूमने जा रहे हैं और हम नहीं जाएंगे, तो 2 बार 3 बार नहीं जाएंगे तो थोड़ा ग्रुप से अलग हो जाएंगे। ग्रुप से अलग हो जाएंगे तो इस नई सिटी में अकेले कैसे सरवाइव करेंगे, दोस्त नहीं होंगे तो हमें पता है कि कई बार मन हो या नहीं हो हमें जाना पड़ता है। लेकिन ये बात आप जैसे ही पेरेंट्स को बताएंगे, ये क्या बात हुई, तुम तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आगे है ना, वो कहेगा कुएं में कूद जाओगे, तो है ना, यही बेस्ट एग्जाम्पल होता है पेरेंट्स के पास। तो वो दोनों की सर्कमस्टांसेस अलग हैं, दोनों के जजमेंट क्राइटेरियाज अलग हैं। लेकिन अगर इनको हम बहुत ज़्यादा अलग रखेंगे ना, तो हम में और हमारे पेरेंट्स में डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा, है ना, वो बढ़ता जाएगा।
और ऐसे भी कई बार मैंने देखा है बच्चे कहते हैं कि यार समझा तो सकते ही नहीं, छोड़ो बात ही क्या करनी है ना, अब क्या बात करें उनसे, ऐसी वाली स्थिति आ जाती है। लेकिन इस स्थिति पे कभी मत आने दो अपने रिलेशन को, स्पेशली विद योर पेरेंट्स, बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट फॉर यू एंड दीज आर द पीपल हु आर द बेस्ट वेल विशर्स, मतलब अनकंडीशनल वेल विशर्स, है ना। कुछ भी करो आप, उन्हें आपसे बदले में कुछ नहीं चाहिए सिवाय थोड़ी सी रिस्पेक्ट और थोड़ा सा एश्योरेंस कि बुढ़ापे में ख्याल रखोगे, और थोड़ा बहुत यू नो कि द काइंड ऑफ कि भाई उनकी जो प्राइड है वो सोसाइटी के अंदर थोड़ी अपनी अचीवमेंट से मेंटेन कर लोगे। इसके अलावा उन्हें वैसे कुछ खास चाहिए नहीं। तो ये वो वेल विशर्स हैं अनकंडीशनल, जिनके लिए आपको कम्युनिकेशन बनाना पड़ेगा। अब जिम्मेदारी किसकी है कि ये जो नई दुनिया है, ये जो नया सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसके बारे में उन्हें कौन एजुकेट करेगा? आपको ही करना पड़ेगा। अब एजुकेट करना है उनको, इस दुनिया के बारे में बताना है, प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है। कोशिश करोगे रेजिस्टेंस भी आएगा, लेकिन धीरे 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 कभी एक बात बता के, फिर थोड़ा सा उसका लॉजिक समझा के कि ऐसा होता है मम्मी, ऐसा होता है पापा, धीरे धीरे यू नो यू हैव टू मेक देम कंपैटिबल टू दिस वर्ल्ड। नहीं तो थोड़े समय बाद वो भी इस वर्ल्ड को समझ नहीं पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल होएगी। और क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें इस वर्ल्ड के बारे में, इसके नॉर्म्स के बारे में धीरे धीरे एजुकेट करें। अब इसके लिए गुस्सा नहीं होना, जिद नहीं करनी, है ना। कन्विंसिंग एबिलिटी डेवलप करनी है। कन्विंसिंग एबिलिटी क्या होती है? वो एक डिप्लोमेसी की पुरानी कहावत है, डिप्लोमेसी इज व्हेन यू टेल द अदर पर्सन टू गो टू हेल एंड द अदर पर्सन लुक्स फॉरवर्ड टू द ट्रिप। दैट्स डिप्लोमेसी, है ना। अब आपको मतलब ये एग्जाम मतलब जो डेफिनेशन है वो हमारे उसके साथ मैच नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे पापा मम्मी को इस तरीके से प्यार से समझाना है, प्यार से उनको इस पूरी इक्वेशन के बारे में बताना है कि वो बात को समझें कि हाँ यार ऐसा ही होता है, अब ऐसा होता है। अब आज तो जब माँ बाप को कन्विंस कर लिया जिसने, उसके बाद दुनिया में सबको कर सकते हैं, है ना। और ये तो एबिलिटी है, एक बार कन्विंस करना आ गया तो बॉस को कर सकते हैं, है ना, स्पाउस को कर सकते हैं। सो तो जिसे सबको कन्विंस करना आ गया वो तो जीवन में सफल है ही। हेलो मैम। हेलो। ब्रजेश नाम है मेरा। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो यूपीएससी का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, तो इस दौरान जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको मतलब मेंटल हेल्थ या मतलब जैसे मैं 25 गज के कमरे में रह रहा हूँ, 1.5 साल से घर से दूर रह रहा हूँ, तो कई बार वो चीज़ें मेंटली रिफ्लेक्ट करने लगती है। जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो कभी कभी बहुत साइड हो जाता है और हम अपने आप को ही नहीं संभाल पाते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? वेदर इट्स पेरेंट्स का प्रेशर या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप जो हैं वो लाइफ के उस स्टेज में हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से वहाँ होना चाहिए, या फिर यहाँ पे हम कर रहे हैं वो सही जा रहे हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ कभी कभी सॉलिट्यूड लगता है बट वो लॉनलीनेस बन जाता है, तो उसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए? वेरी राइट, प्लीज सिट ब्रजेश। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी। जो हमने बात करी थी ना अभी पहले के 6,99,000 बच्चा जो है, उसमें से बहुत बड़ा नंबर कहीं ना कहीं इन मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहा है। काफ़ी लोग डील करते हैं। क्यों? सच एन एग्जॉस्टिंग प्रोसेस, सो मेनी ईयर्स, एंड दीज आर हाई अचीवर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स, और यहाँ पे आके अचानक से अंडर अचीवर्स हो जाते हैं। पहला प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरे में मेंस नहीं हुआ, अंडर अचीवर्स बन गए, घर से दूर हैं, खर्चे हो रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। और ये जो चैलेंजेस हैं, ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कब बन जाती है किसी को नहीं पता, और ये किसी के भी साथ हो सकता है। किसी के मतलब किसी के भी साथ हो सकता है। Even to the strongest of people, this can happen. So you should never feel like कि ना मेरे साथ ही हो गया, किसी और के साथ नहीं हो रहा। हो सकता है उसके साथ हुआ हो, उसने बताया ना हो, है ना, उसे ऐसा फील हुआ हो, उसने इस बात को छुपा दिया हो, है ना। वो पता नहीं वो कौन सा गाना है, कौन सा गम है, क्यों मुस्कुरा रहे हो, है ना, हाँ तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो। So some people hide it.
they hide it really well, but it's not that they are not feeling it. You know, they are not feeling the burden of attempts. They are not feeling parents ka pressure and all. They are also feeling. So that is why. That is the whole story of, you know, me leaving the job and everything. कि इसको correct करना चाहिए. This is not how the youth of a country should be. You know, वो excited होना चाहिए. वो youth है, उसको कुछ बढ़िया करने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए. तो वो attempts के burden में ही मरे जा रहे हैं. तो वो उस चीज़ को चेंज करने के लिए ही मतलब मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. तो मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट? फर्स्टली कीप अ गुड और यू नो बेसिक प्लान बी. प्लान बी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बड़ा ही एक्साइटमेंट वाला प्लान बी रखना है, बट एक बेसिक प्लान बी. लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन साथ साथ चला लें. बहुत तरीके हैं, बहुत तरीक़ों से आप पोस्ट ग्रेजुएशन साथ साथ चला सकते हैं. इग्नू से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. आप किसी भी कॉलेज से आप कर सकते, ऑनलाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं, है ना. बहुत तरीक़ों से आप साथ साथ एक अपनी एकेडमिक कंटिन्यूएशन रख सकते हैं. आपकी एकेडमिक कंटिन्यूएशन चलती रहेगी, तैयारी आपकी चली रही है. क्या हुआ, बस जाके एक बार बीच में एग्ज़ाम ही तो देना है, दे दिया, और ये सब आपकी तैयारी चल रही है. आप कई लोग जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं है ना. पार्ट टाइम जॉब कैसी? वही वाली चीज़ जो आपकी पढ़ाई में काम आए, कंटेंट राइटर्स. तो जो प्लान बी है बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए, ताकि एक आपके दिमाग में एक यू नो फील, एक पिलर रहे कि यार ये नहीं तो कुछ नहीं कुछ तो चल ही रहा है. ऐसा नहीं खाली बैठे, हम खाली बैठ के कमरे में तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. कुछ ना कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे हैं, हमारी कुछ ना कुछ ग्रोथ चल रही है. दिस इज़ फर्स्ट. सेकेंड, वी हैव टू रियलाइज दैट जो रिस्क लेता है तो फेलियर होने के चांसेस तो हमेशा होते हैं, है ना. या तो रिस्क मत लो, नहीं तो जिगरा रखो कि भाई गिर भी सकते हैं यार. या तो भाई सिविल सर्विसेज, देखो हमें सबको पता है ना कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, भाई फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं, सबको पता है. लेकिन जब हम आते हैं ना तो हम सिर्फ और सिर्फ यही सोच के आते हैं कि हमारा तो होगा ही, बाकी पता नहीं किसी और का हो रहा है नहीं हो रहा, हमारा तो हो रहा ही. और टॉप 10 रैंक से नीचे सोच के कोई नहीं आता. तो वो उस चीज़ को भी रियलिस्टिक हमें समझना है कि हो सकता है कि ना हो. तो ये तो रिस्क है जो हम ले रहे हैं, है ना. ये एक टाइप की आपकी खुद की एक उड़ान है ना. तो गिर सकते हैं, तो जब गिर जाएं तो ज़्यादा उसको लोड नहीं लेना. कोशिश की थी, नहीं हुआ, नहीं हुआ, है ना. अब उसके ऊपर ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन या प्रेशर नहीं लेना. मेरा नहीं हुआ, बताओ क्यों नहीं हुआ, ठीक है नहीं हुआ, है ना. हो सकता है एग्जामिनेशन की प्रोसेस में हम फिट नहीं बैठे, या मेरी तैयारी उतनी नहीं थी, कुछ भी हो सकता है ना. सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं. तो बहुत प्रेशर नहीं लेना उस चीज़ का. हाँ, इस बात का प्रेशर लेना है कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो दोबारा तैयारी पूरी ढंग से करके एग्जामिनेशन देना है. लेकिन उसको मेंटल हेल्थ इशू नहीं बनाना, उसके चक्कर में अपना बेसिक बैलेंस नहीं खोना. और तीसरी, सबकी टाइमलाइन अलग है. कोई शुरुआत में बड़े सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना. बुढ़ापे में जाके उन्हें रियलाइज़ होता है कि यार ये तो कभी करा ही नहीं, है ना. हम तो अपने बच्चों के साथ कभी खेले ही नहीं, है ना. हम तो हमेशा बस यू नो ग्रोथ में लगे रहें, या फिर मैंने तो कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया. तो सबके अलग अलग रिग्रेट्स हैं, सबके जीवन के अलग अलग रिग्रेट्स रहेंगे. तो ये मत सोचो कि भाई मेरा ही अकेले का कोई रिग्रेट है या कोई परेशानी है. ठीक है, अभी हमने थोड़ा स्ट्रगल कर लिया, आगे किसी और वेंचर में जाके हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. सबकी अलग अलग टाइमलाइंस हैं, सब अपनी अपनी रेस दौड़ रहे हैं. कोई किसी की रेस में ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता नहीं है. हमें ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ दौड़ रहा है ना, कि हमारा इससे कंपटीशन है. बहुत ज़्यादा है नहीं. हमें नहीं पता इसका आगे जाके रास्ता कहाँ अटक जाएगा, है ना. तो इस तरह से नहीं सोचना. और तीसरा चौथा, मतलब चौथा जो हमारा पॉइंट है कि यह सोसाइटी तो सभी को कुछ ना कुछ कहेगी, है ना. आप सक्सेसफुल हो गए तो कहेगी यार ये तो पता ही था, हमने ही तो बनाया इसे, है ना. अगर हम इसके पड़ोसी नहीं होते तो बनते ही तो है. और अगर आप फेल हो गए तब भी कुछ ना कुछ बोलेगी, इसका तो हमें पता था, ये तो कभी होना ही नहीं था. सारा दिन देखते थे हम, ये ऐसे ही खेलता रहता था पार्क के अंदर, ऐसे ही घूमती रहती थी बच्ची. तो है ना, ये जब हाइंडसाइट के अंदर कुछ ना कुछ बोलेंगे लोग,
उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना. यू हैव टू कीप योर सेल्फ वर्थ विद इन यू. जैसे आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है ना, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा, तो खास करके मैंने देखा है लोग है ना बड़े बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं. पता नहीं यार मैंने फ़ोटो डाली, लाइक्स नहीं आए, मैंने ये कर दिया, व्यूज़ नहीं आए, बताओ मेरे 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 व्यूज़ नहीं. समझ रहे हो? अब ये क्या है? ये आपने अपनी सेल्फ वर्थ बाहर रख दी है ना. अब दूसरे बताएंगे आपको, जो बाहर बैठे हैं जिनके हाथ में फ़ोन है, अब वो बताएंगे आपको कि आप वर्दी हो या नहीं हो. अब अगर आपने ऐसा कर दिया तो सपोजिटली एक दिन नहीं आए, सेम ही आदमी, एक दिन बहुत सारे लाइक्स आए, एक दिन नहीं आए, सेम आदमी की वर्थ खत्म. कुछ आया क्या? उस व्यक्ति में कुछ कम या ज़्यादा हुआ था क्या? तो अपनी सेल्फ वर्थ को अपने ही पास रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए. कोई पसंद करे ना करे, लाइक्स आए ना आए, यू शुड नो दैट आई एम वर्थफुल. है ना. जब आपको पता है आप वर्थफुल हो, तो पहली चीज़ आपको ये भी पता है कि आप कुछ ना कुछ बढ़िया करोगे जीवन में. दूसरा, ठीक है आज नहीं कर रहे कल करेंगे. थैंक यू सो मच. इट वॉज रियली नाइस कमिंग हेयर एंड इंटरैक्टिंग विद यंग माइंड्स. मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है. थैंक यू सो मच. एंड बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, and always remember you will do something good, है ना. Maybe this time, maybe some other time, but you will do good. Be true to yourself. Bye bye. जय हिंद. हेलो एस्पिरेंट्स. हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसीलिए बहुत से एस्पिरेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकता है फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में. तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया तथास्तु ICS की तनु जैन मैम को. डॉक्टर तनु जैन मैम, जिन्हें कोई खास इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली सभी UPSC एस्पिरेंट्स तो उन्हें जानते ही होंगे. जोश ने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो तथास्तु ICS में जोश की फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे सकती है. मुझे बहुत ही खुशी है ये बताते हुए कि तनु जैन मैम ने हमारी इस रिक्वेस्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया है. वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स और डिप्लोमा कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे. यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे. ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा उन नए एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते. अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने को पूरा करने से रोक नहीं सकती. जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं. जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए. जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है. जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था. जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर ज़िंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती. लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती. जोश टॉक्स एक बड़े भाई या बड़ी बहन की तरह हर वक्त हम सबको ज़िंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा. आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन ज़ाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा. जय हिंद.